हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं सब लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। देखो, आज हम देखेंगे यूपी टेट जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका जुलाई में, उसके लिए एक प्रैक्टिस सेट सीडीपी का। ठीक है, पूरे 30 क्वेश्चन है और ये सेट ए है, 2021 में आया हुआ है। ठीक है, आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, ये तो आप सभी को पता ही है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, गार्डनर और थर्स्टन। सीधे देखो, कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है, सीधे सीधे। किसने दिया था? किसने दिया था ये? थॉर्नडाइक ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर व्याख्या देखो, मैंने व्याख्या भी लिखी है। अगर व्याख्या समझना चाहें तो देखो, थॉर्नडाइक ने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया था। उनका मानना था कि बुद्धि कई स्वतंत्र कारकों का या योग्यताओं का मिश्रण होती है, न कि कोई एक एकल तत्व होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? तो ऑप्शन है आपके विनय साइमन, स्टर्न, टर्मेन और केटल। तो मानसिक आयु पूछा है तो आंसर होगा हमारा विनय साइमन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखो, दिया भी है विनय साइमन, दोनों लोगों ने, विनय ने और साइमन ने, वर्ष 1908 में सबसे पहले मानसिक आयु का विचार प्रस्तुत किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? देखो, नेगेटिव ढूंढना है। ठीक है, तो स्किनर है, कोहलर है, थॉर्नडाइक है, बी एस ब्लूम है। तो आपको पता है स्किनर भी अधिगम के सिद्धांत दिया था, कोहलर ने भी दिया था, थॉर्नडाइक ने भी दिया था। इन्होंने टैक्सोनॉमी बताई थी। किसने? ब्लूम ने। ब्लूम की तो टैक्सोनॉमी है ना। तो हमें हमारा क्या पूछा था? नहीं वाला पूछा था, तो यही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। देखो, ब्लूम ने शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया, जिसमें संज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक पक्ष शामिल हैं और बाकी जो हैं वो अधिगम से संबंधित है। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था का सही समय क्या है? तो अधिकतर मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने शैशवावस्था का जो सही समय माना है वो माना है जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलो, अच्छा, इसमें एक पॉइंट समझने वाला है कि जो शैशवावस्था होती है उसमें जो बालक का विकास होता है वो अपने गामक क्रियाओं द्वारा होता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? जो अधिगम होता है वो गामक क्रियाओं द्वारा होता है, उसके माध्यम से ही सीखता है बालक। ठीक है, चलिए अगला है, कोहलर ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कोहलर हैं वो किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया था उन्होंने, विकास का सिद्धांत दिया था, या व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया था, या अधिगम का सिद्धांत दिया था? इससे पहले तुरंत हमने पढ़ा था कोहलर ने क्या दिया था? अधिगम का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, आगे लिखा भी इसमें, इन्होंने अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत दिया था। ठीक है, और सुल्तान चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? देखो, जो मैकडूगल हैं, मैकडूगल इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखो, विलियम मैकडूगल ने मनुष्य में 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, ये बात बताई थी। ठीक है, इनसे संबंधित संवेग भी जुड़े होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मस्तिष्क उद्वेलन प्रतिमान यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग का प्रयोग किसके शिक्षण से हेतु किया जाता है? तो समझ हेतु किया जाता है, अनुप्रयोग हेतु किया जाता है, या सृजनात्मक हेतु किया जाता है, या फिर समस्या समाधान के लिए किया जाता है? तो जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है वो सृजनात्मकता के लिए किया जाता है। ठीक है ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये एलेक्स ऑसबॉर्न ने, उनके द्वारा विकसित किया गया था ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, मेथड बताया गया था। ये सृजनात्मकता से को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किसके प्रयोग में कुत्ता का विषय था? तो सबसे पहले कुत्ता के का जो कुत्ते पर जो प्रयोग किया था वो पावलॉग थी, पावलव ऐसे नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो इसमें लिखा हुई है, जो
पावलव हैं वो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया था उन्होंने, ठीक है, और कुत्ते पर प्रयोग किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मौलिकता, नमनीयता, नमनीयता को इन्होंने लचीलापन माना है, ठीक है, का तथा प्रवाह, प्रवाह किससे किसके घटक है? व्यक्तित्व के हैं, बुद्धि के हैं, सृजनात्मकता के हैं, अभिप्रेरणा। देखो ये डबल क्वेश्चन आ रहा है, ये सृजनात्मकता के घटक हैं, ठीक है ना। ये तत्व किसके हैं? सृजनात्मकता के हैं। देखो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। सृजनात्मकता के 4 तत्व होते हैं। पहला धारा प्रवाहिता, जो प्रवाह लिखा था फ्लुएंसी वही है। लचीलापन, मौलिकता और तीसरा है विस्तारण। 3 तो उसमें लिखे थे, चौथा है इसमें विस्तारण, ठीक है। तो चारों तत्वों को आपको सृजनात्मकता के याद रखना है, ठीक है। कौन सा भी पूछा जा सकता है। आगे, युजुत्सा, युद्ध करने की इच्छा क्या होती है? युद्ध करने की क्षमता है, जो मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी, उसी में युद्ध करने की क्षमता आई थी, ठीक है। उसका विस्तार से आप वीडियो में देख सकते हैं, मूल प्रवृत्ति, ठीक। चलिए नेक्स्ट, इसका जो संवेग है वो क्रोध है। क्या है? क्रोध है, ठीक है। युद्ध करने की जो प्रवृत्ति है उसका जो संवेग है वो क्रोध है। नेक्स्ट, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से? सामाजिक विकास को प्रभावित करने आर्थिक तत्व होगा, ऐसा तो नहीं है। सामाजिक परिवेश जन्य तत्व होगा, हाँ सही है। समाज को प्रभावित करने वाले सामाजिक परिवेश जन्य तत्व होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व देखो हैवी है, ठीक है। नेक्स्ट, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? मानसिक विकास के, जो मानसिक आया तो शारीरिक से कोई मतलब नहीं। अनियमित विकास का सिद्धांत, द्रुतगामी विकास का सिद्धांत और कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम कौन सा है? तो द्रुतगामी विकास के सिद्धांत हो। द्रुतगामी का अर्थ होता है तीव्रतम विकास होना, है ना। जो शैशवावस्था होती है और जो किशोरावस्था होती है, इन दोनों में शरीर का विकास तीव्र गति से होता है, उसी को हम कहते हैं द्रुतगामी विकास का सिद्धांत, ठीक है। देखो इसमें व्याख्या में लिखा भी है, शारीरिक विकास हमेशा समान गति से नहीं होता है, शैशवावस्था और किशोरावस्था में तीव्र गति से होता है, इसे हम द्रुतगामी विकास का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत नहीं पूछा है, ठीक है। तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, ये अधिगम का सिद्धांत है ना। निरंतर विकास का सिद्धांत, ये तो विकास का सिद्धांत सही है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, ये भी विकास का सिद्धांत है। समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये भी विकास का सिद्धांत। तो इन्होंने नहीं पूछा है, ये अधिगम का सिद्धांत है। ये कौन सा है? पहला अधिगम का सिद्धांत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, आपके होमवर्क का एक क्वेश्चन है कि इन तीनों जो विकास है, ये किसने कौन सा विकास दिया है? तीनों के नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देखो अनुकूलित प्रत्यावर्तन जो सिद्धांत है ये पावलव ने दिया था, ठीक है। सीखने का सिद्धांत है, अधिगम का सिद्धांत है। चलिए नेक्स्ट, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया था? सीधी सीधी परिभाषा, देखो कल लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जो परिभाषाएं वो सीधी की सीधी पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये जो विकास के परिणाम स्वरूप जो नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये कथन हरलॉक का है। इसका है हरलॉक का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलो व्याख्या देख लेते हैं। देखो, यह प्रसिद्ध परिभाषा हरलॉक की है। विकास केवल आकार बढ़ने तक सीमित नहीं होता है, बल्कि इससे नई विशेषताएं उभरती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया था? ये 2 तरह से प्रश्न आया था, दोनों तरह से दिया इसमें। तो अभी उत्तर देखा था हमने मैकडूगल, ठीक है। इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी, उनसे संबंधित संवेग बताए थे 14, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान क्या कहलाता है? यह कथन किसका है? ये भी देखो वही कथन आ गया। तो किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर केंद्रित होना, है ना, अवधान अटेंशन क्या कहलाता है? ये डम्बल का है, इसका डम्बिल, क्या नाम है? डम्बिल, ठीक है। नेक्स्ट देखो वही लिखा है आगे, निम्नलिखित में से किसे सुजनन शास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है? सुजनन शास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है, तो ये ऑप्शन होगा आपका गाल्टन, ठीक है। गाल्टन का भी 2 बार प्रश्न पूछा गया है 2021 के सेट नंबर ए में, ठीक है। तो 2 बार मैंने भी इसमें इंक्लूड किया है। देखो अगला क्वेश्चन है, 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए डॉक्टर एस जलोटा, जो सोहनलाल जलोटा हैं,
उन्होंने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। सोहनलाल जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? तो साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण दिया था इन्होंने। ठीक है, तो डायरेक्ट याद करना है, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट है ना। देखो वही है। आगे, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत। देखो वो उससे जो पहला क्वेश्चन पढ़ा था हमने वो बहुकारक सिद्धांत था, ये द्विकारक सिद्धांत है। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इन्होंने दो कारक बताए थे, कौन कौन से? एक तो जी फैक्टर, एक सामान्य कारक, एक एस फैक्टर मतलब विशिष्ट कारक। ठीक है, जी फैक्टर तो सब में होता है, विशेष कारक और विशेष व्यक्तियों मतलब जो जो ज़्यादा खेलते हैं उनमें खेल वाला कारक होता है, संगीत सीखते हो संगीत वाला कारक होता है। ठीक है, स्पेसिफिक होता है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखो नेगेटिव पूछा तो नहीं वाला ही ढूंढेंगे हम। सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक का है, सही है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर का है, सही है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत है पावलाव, ये भी सही है। सीखने का समग्र सिद्धांत ये सही है, हल्का नहीं है ये कोहलर का है। ये किसका है? कोहलर कोफाव का है। हल्का तो प्रबलन का सिद्धांत है, पुनर्बलन का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत, ये हल्का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी होगा अपना। ठीक, चलिए नेक्स्ट। सुजन देव द्वारा आ गया। सुजन शास्त्र के क्षेत्र से किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो मैंने आपको बताया था इसमें दो बार क्वेश्चन आया, इसलिए इसका आंसर गाल्टन होगा। ठीक है, ये प्रश्न इसमें इस वाले सेट में दो ही बार आया था, तो दो बार लिखा है इसमें। ठीक, चलिए नेक्स्ट। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में कौन सी अवस्था शामिल नहीं? तो ब्रूनर का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसमें संक्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था, तीन अवस्थाएं शामिल हैं। अंतःप्रज्ञा अवस्था शामिल नहीं है, तो नहीं वाला ही पूछा है ना। देखो नहीं वाला ऑप्शन पूछा है, तो ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये चलिए नेक्स्ट। देखो आगे, देखो ब्रूनर के तीन अवस्थाएं बताई थी, संक्रियात्मक, प्रतिबिंबात्मक और संकेतात्मक। जो अंतःप्रज्ञा अवस्था है जीन पियाजे के सिद्धांत से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मॉरिसन ने शिक्षण प्रतिमान में कितने पदों का वर्णन किया है? जो मॉरिसन ने शिक्षण प्रतिमान दिया है उसमें उन्होंने 5 पदों का वर्णन किया है। कौन कौन से हैं? देखो वर्णन, देखो कौन कौन सा है। पहला है उसमें खोजना, प्रस्तुतिकरण करना, फिर आत्मसातीकरण करना, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना, संगठित करना। ठीक है, उसके बाद उसको बताना, सभी को अभिव्यक्तिकरण करना। ठीक है, तो इस तरह से 5 पद बताए थे उन्होंने। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? देखो ये भी नहीं पूछा है। संज्ञानात्मक क्षेत्र संबंधित ज्ञान, अनुप्रयोग, अनुमूल्यन और विश्लेषण। देखो ज्ञान भी संज्ञानात्मक क्षेत्र से है, अनुप्रयोग भी संज्ञानात्मक क्षेत्र से है और विश्लेषण भी संज्ञानात्मक क्षेत्र से है। कौन सा नहीं? अनुमूल्यन नहीं, तो यही ऑप्शन होगा क्योंकि ये नहीं वाला ही पूछा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखो है ना, आगे नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? तो 3 वक्र होते हैं, नतोदर वक्र होता है, उन्नतोदर वक्र होता है और मिश्रित वक्र होता है। ये कोई वक्र नहीं होता है, तो नहीं वाला ही पूछा। नेगेटिव में नेगेटिव ही हम ढूंढते हैं। ठीक है, तो लंबवत कोई वक्र नहीं होता है, ये सीखने की विधि होती है। चलिए नेक्स्ट। टर्मेन के अनुसार प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जो प्रतिभाशाली बालक होता है वो कल ही हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था, क्योंकि कल हमने बुद्धि वाला चैप्टर पढ़ा था। ठीक है, तो बुद्धि वाले चैप्टर में ये सभी हमने अच्छे से सीखे थे। अगर आप नए हैं तो लास्ट लेक्चर में जाके देख सकते हैं, वहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर परीक्षा में बनेंगे, पक्का जान लीजिए। ठीक है, तो टर्मेन के अनुसार जो प्रतिभावान बालक है उसकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होगी। आप मुझे बताएंगे मंद बुद्धि जो बालक है उसकी IQ लेवल क्या होगा। ठीक है, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन होमवर्क के हुए, तो इससे पहले मैंने एक पूछा था, ये दूसरा पूछा है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। चलिए नेक्स्ट। अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, यह कथन किसका? देखो तीसरा कथन पूछा जा रहा है, इस वाले सेट में तीसरा कथन पूछा जा रहा है कि जो अधिगम है, अनुभव है और प्रशिक्षण है के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन किसने बोला है? ये गेट्स का कथन है। ठीक है, गेट्स और उनके साथी थे उनका कथन है। चलिए नेक्स्ट।
स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण किसका मापन करता है? ये जो स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण है वो व्यक्तित्व का मापन करता है, पढ़ने का दक्षता का मापन करता है, बुद्धि का मापन करता है, सृजनात्मकता मापन करता है। तो लास्ट लेक्चर हमने जो बुद्धि वाला पढ़ा था, इंटेलिजेंस, उसमें ये भी मैंने पढ़ाया था। ये मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, नया बिल्कुल अलग से टॉपिक पढ़ाया था। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण ये बुद्धि का मापन करता है। आप होमवर्क में ये बताएंगे कि स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण किसने दिया था, ठीक है। उस क्या मनोवैज्ञानिक का नाम बताएंगे। तो आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया? थर्ड क्वेश्चन हो गया। नंबर डाल डाल के आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? बहिर्मुखी बाहर वाले, बाहर जो सामाजिक होते हैं और मिलनसार होते हैं वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। प्रोजेक्ट विधि मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो आपको पता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? तो किलपैट्रिक होंगे। क्या होंगे? किलपैट्रिक, ठीक है। व्याख्या देख लीजिए। शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि परियोजना विधि का प्रतिपादन विलियम हिजर्ड किलपैट्रिक ने किया था। यह विधि जॉन डीवी की प्रयोजनवाद के दर्शन पर आधारित है, ठीक है। हमने क्या कर लिया? 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आपको समय से मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू।